कषाय की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवभीरु प्राणी गया यह आत्मार्थ निवास। मेरे जिज्ञासु मोक्षार्थियों, आप में से एक अत्यंत जिज्ञासु बालक पारस जी ने कल प्रवचनोपरांत, कल के प्रवचन का विषय था विद्यार्थी स्थितिकरण के अंतर्गत जिज्ञासु बने, और संपूर्ण विषय जिज्ञासा के महिमा मंडन के लिए लगा था। जिज्ञासा ही वो सेतु है जो संसार से मोक्ष की दूरी को नापता है, के फासले को तय करता है। बुद्धि कम हो चलेगा, रंग रूप का तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। अकेली जिज्ञासा को मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ करती है। और जिज्ञासा होने के लिए कोई उम्र विशेष की भी जरूरत नहीं होती है। काफी कल प्रेरणा दी गई इस बात को लेकर, और कल ही के प्रवचन के उपरांत पारस जी का फिर से प्रश्न है, फिर से एक जिज्ञासा आई कि यदि जमीन करना वक्ष है, वैसे जमीन कंद का मूल विषय, गाढ़ा विषय कल लूंगा मैं। बार बार हिचकिचाहट हो रही है मुझे, आगे बढ़कर पीछे हट रहा हूं यह सोचकर नहीं ये भारी पड़ेगा। भारी तो वैसे ही पड़ेगा, और मैं रोजाना अध्ययन कर रहा हूं उन विषयों का। मैं कल उन विषयों को लूंगा, उस विषय को। लेकिन कल एक बात आई कि जमीन कंद में तो जमीन के नीचे हुई गड़ी हुई जब सभी चीजें अभक्ष है, तो मूंगफली भी तो अभक्ष होना चाहिए। इससे मुझे विचार आया, बहुत साल पहले श्री श्री रविशंकर एक स्पीकर है, एक वैदिक धर्मगुरु है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मद्रास में एक फाउंडेशन है बड़ा, आर्ट ऑफ लिविंग का, उसके वे फाउंडर है और स्पीकर भी है। अभी अभी मुझे विकल्प आया, भैया ने तुरंत वो ढूंढ निकाला, ये बहुत बड़ा काम हुआ, और वो आप सबको इसलिए जानबूझकर 5 मिनट की ये वीडियो दिखाई गई। और कुछ लोगों का ये धारणा है जमीन के नीचे जो होता है वो सब खाना नहीं चाहिए। मूंगफली भी भाई जमीन के नीचे ही होता है, जमीन के नीचे उग रहा है इसलिए तुम्हें जमीन के नीचे ले जाएगा, ऐसा नहीं है। पानी तो भाई कुएं में नीचे ही रहता है, तो पानी पियोगे तो तुम नीचे चले जाओगे। ये सब भ्रम ऐसे पैदा कर दी गई है हमारे देश में, बहुत भ्रम फैला दिया ऐसे। जिसमें आपने देखा होगा जैनियों की किस प्रकार मजाक उड़ाई जा रही है, ये कहकर कि इन सब बातों में कोई मतलब नहीं है, कोई मन गढ़ंत अपने अपनी कल्पनाओं से कुछ भी कहता है और जमीन कंद को खाना चाहिए। श्री श्री रविशंकर ये भी कहते पाए जा रहे थे अभी, यदि जमीन कंद नहीं खाते हैं तो मूंगफली भी तो जमीन में आती है। ये वही प्रश्न है जो कल जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी आपकी। बस उसमें एडिशन इतना सही है, वे कह रहे पानी भी तो नीचे से ही आता है, फिर पानी को भी मत लो। तो आज 2 चीजों की भक्षता पर मैं विचार करूंगा, थोड़ा समय लगेगा। एक तो मूंगफली की भक्षता पर चर्चा करूंगा और जल की भक्षता पर चर्चा करूंगा। मूंगफली यद्यपि जमीन कंद है, बट वह विजातीय है। उसकी जाति वैसी नहीं है जैसे आम जमीन कंदों की।
इसीलिए इसे अनंत कायिक की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। कुछ पॉइंट्स मैं कहूंगा जिसके जरिए मैं यह सिद्ध करूंगा कि आलू प्याज आदि जितने जमीन कंद है वे अनंत कायिक के कैटेगरी में आते हैं, बट मूंगफली क्यों नहीं आती? इसमें क्या है अलग सा ऐसा? टू स्टार्ट विथ आप सबसे पहले ये समझिए कि मूंगफली जमीन के अंदर रहते हुए भी इस पे एक कवच रहता है, अन्य में ऐसा कवच नहीं होता। इसीलिए जैसे दुर्गुण अन्य में आ जाते हैं, तामसिकता अन्य जमीन कंदों में आती है, वैसे तामसिकता मूंगफली में नहीं आ पाती क्योंकि एक थिक कवरिंग है उसके बाहर। एक दूसरा, बाकी के जमीन कंद फली नहीं है, यह फली है, फली। एक शेंग, नट कहते, नट। तीसरा पॉइंट, बाकी की चीजें जैसे आलू है, उसका थोड़ा सा भी हिस्सा बो दो तो उगाता है। मूंगफली में ऐसा नहीं होता। यदि मूंगफली अखंड नहीं हो और आधी ही हो तो वो उग नहीं आती है। कोई भी हिस्सा डालो वो उगना चालू होता है। ऐसे जमीन कंद अनंत कायिक होते हैं, वे आलू प्याज हल्दी अदरक के कैटेगरी में आते हैं। मूंगफली में ऐसा नहीं होता कि कोई भी एक हिस्सा गाड़ दो और वो उगना चालू होगा, ऐसा नहीं होता। फिर चौथा पॉइंट ये है कि यह एक तिलहन है। तिलहन मतलब तैलीय वस्तु है, इसमें से तेल निकलता है। अन्य चीजें तिलहन थोड़ी ना होती है। नेक्स्ट, यह एक मेवा में भी कंसिडर किया जाता है, लाइक ड्राई फ्रूट। अभी अभी कह रहे थे ना, रविशंकर के स्पीच में आ रहा था, ये गरीबों की बादाम है, तो इसे मेवे के रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट, जैसी जड़ें औरों की होती है आलू प्याज आदि की, ऐसी जड़ मूंगफली की नहीं होती कभी भी। साफ डिफरेंस देखने में आता है। नेक्स्ट, मूंगफली बाय नेचर उसकी जड़ें जमीन के ऊपर, मूंगफली जो बाय नेचर मूंगफली जमीन के ऊपर आती है। किसी के खेत में मूंगफली कभी हुई हो, आपने देखा होगा, जमीन पर आती है। उसे जबरदस्ती से फिर मिट्टी वगैरह डाल के दबाया जाता है, ऐसा किया जाता है। उसे चूहे आदि से बचाने के लिए मिट्टी डाली जाती है, ऐसा बाकी में नहीं होता है। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। अंतिम बात, ये सब बातें होने के बावजूद, मतलब इतने सब डिफरेंस बताए जिससे मूंगफली को अनंत कायिक का दर्जा नहीं दिया जा सकता, बावजूद इसके एक कमी तो रह जाती है इसमें, चूंकि अल्ट्रावायलेट रेज नीचे नहीं पहुंच सकते और जमीन के अंदर रहती है वो, तो थोड़ी ड्रॉबैक तो उसमें रह जाती है। और वह ड्रॉबैक यह है कि वह थोड़ी गर्मी तो पैदा करता है। मतलब गर्मी के दिनों में आप तिली जितनी खाएंगे तो वो बहुत नुकसान नहीं करेगी, और उतनी मूंगफली खाएगी तो पित्त आदि वो क्रिएट करेगी। इतना दुर्गुण उसमें रह तो जाता है, इसलिए पाचन में बहुत सरल नहीं होता है, दुष्पाच्य ऐसा उसे आयुर्वेद ग्रंथ में बताया जाता है। थोड़ा मुश्किल से उसका पाचन होता है,
इतना दुर्गुण रह जाता है। बट इतने दुर्गुण मात्र से कहीं वह अभक्ष के दायरे में नहीं आता। ये मूंगफली के बारे में ये सब पॉइंट्स कवर किया हमने। अब मैं आगे बढ़ता हूं, पानी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूं। श्री श्री रविशंकर जी अभी ये भी कह रहे थे, फिर पानी भी तो जमीन में आता है। देखो 5 स्थावरों में बहुघात का भेद, अनंत कायिक का भेद केवल वनस्पति कायिक में संभव है। साधारण वनस्पति कायिक ही ऐसी है जिसे निगोद कहते हैं हम, जिसमें एक शरीर का स्वामी अनंत जीव होते हैं। बाकी चारों स्थावर संख्या में अनंत होते ही नहीं। और बात बहुघात की चल रही है, हमारी अनंत कायिक की चल रही है। इसीलिए जो जमीन के नीचे हो वो नहीं लेना चाहिए, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। जमीन के नीचे वाली वनस्पति कायिक नहीं लेना चाहिए, हम ये कह रहे हैं, क्योंकि उसी जमीन के नीचे पृथ्वी कायिक है। जैसे सोना है, चांदी है, उसे ग्रहण करते ही है, हम पहनते ही है, और पहनने की छोड़ दीजिए, खाते पीते भी है। स्वर्ण भस्म लेते हैं कि नहीं मेडिसिन में? तो स्वर्ण भस्म क्या है? ये पृथ्वी कायिक ही तो है, वो अभक्ष नहीं माना जाता है, भक्ष ही है। अच्छा, इसे छोड़ दीजिए। नमक कौन सा खाते हैं हम? जो सेंधा नमक खाते हैं, जो पाषाण के रूप में होता है, वो गड़ा हुआ ही तो होता है, जमीन में ही तो होता है वो। तो जमीन की खुदवाई में ही निकलता है, उसकी रहती है खदाने। तो इसका मतलब ये हुआ, जो नमक हम खाते हैं वो प्राकृतिक नमक माना जाता है, सेंधा नमक, वो पृथ्वी कायिक है और वो भक्ष है। बात केवल वनस्पति कायिक की चल रही है, इसलिए कोई धोखे में नहीं आए, क्योंकि बाकी 4 स्थावरों में ये भेद होता भी नहीं। अभी मैं पानी की बात करता हूं। जैसे पृथ्वी कायिक की मैंने बात की, हाँ, वायु कायिक और अग्नि कायिक तो ठेठ सेवन करने में आते भी नहीं। स्थावरों में केवल डायरेक्टली 3 ही कायिक सेवन करने में आते। वनस्पति कायिक तो आती ही है, जल कायिक और पृथ्वी कायिक। पृथ्वी कायिक कम आती होगी, नहीं के बराबर। जल कायिक की मैं बात करता हूं। जल कायिक में भी ये नियम है। पहली बात तो ये डाउट खत्म कर दीजिए कि अनंत कायिक तो भेद इसमें भी नहीं होता, बट कोई ये विकल्प खड़ा कर सकता है कि उसमें भी सूर्य की किरण वगैरह कहाँ जा पाती है, वो भी तामसिक हो जाएगा। तो मैं उसके लिए एक प्रश्न खड़ा करता हूं आपको, आप मुझे उत्तर दीजिए जरा। आप आदित्य जी, आप थलचर हो या जलचर हो? हाँ? आप क्या हो, थलचर या जलचर कि नभचर? क्या हो आप? सभी जन थलचर कह रहे हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए थलचर मतलब जमीन पर रहने वाले, ऐसा नहीं। जलचर मतलब जल में रहने वाले, ऐसा नहीं। और नभचर मतलब आकाश में रहने वाले, ऐसा नहीं। तो थलचर मतलब जमीन पर रहने वाले पशु, जलचर मतलब जल में रहने वाले पशु। मतलब जलचर, थलचर, नभचर ये भेद ही तिर्यंचों के हैं, पशुओं के, मनुष्यों के भेद नहीं। इसलिए तामसिक, सात्विक और राजसिक, ये भोजन की 3 कैटेगरीज कही है। ये भोजन की कैटेगरी है, ये जल की नहीं है। और रही बात उसके शुद्ध अशुद्धता की, वो भी क्लियर कर देता हूं मैं। ये माना गया है कि बहता पानी शुद्ध होता है। जो जमीन में पानी होता है बीनीथ, जो जमीन में पानी
बहता है, वो स्प्रिंग्स में निरंतर बहता रहता है, पर्कुलेशन होता रहता है, और निरंतर वो बहता रहने से, जिसे जेट बोर करने से एकदम इजेक्ट करते ना बाहर, वो अंदर में उसके स्प्रिंग्स चलते रहते हैं, और किसी भी स्प्रिंग में वो जाकर वो ड्रिल कर देता है तो पानी हम खींच लेते ऊपर, ऐसा ही तो होता है। तो वह पानी शुद्ध माना जाता है जो निरंतर बहता है। पानी की अशुद्धता का क्राइटेरिया ये माना गया है, पानी रुका और पानी सड़ा, इसलिए तालाब वगैरह के पानी अशुद्ध माने गए हैं। और एक कहावत आपने सुनी होगी, बहता पानी और रमता जोगी सिद्ध होता शुद्ध होता है। मुनिराज एक ही स्थान पर रहे बहुत देर टाइम तक के लिए, 5 दिन से ज्यादा, चौमासे के अलावा, तो उनमें अशुद्धता आने लगती है, और सो ही पानी इकट्ठा होने लगते तो ही अशुद्धता आने लगती है। और महत्वपूर्ण बात, लेकिन साधर्मी भाई रायमल जी ने ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में कुछ नियम भी लिखे। वो ये लिखे हैं, यदि कुएं में नीचे तक सूर्य की किरण नहीं जा पा रही हो तो वो पानी ग्राह्य नहीं बताया गया है। 1, 2, पानी का उठाव नहीं हो रहा हो उसमें से, कुएं में से फ्रीक्वेंटली, तो भी वो पानी सड़ने की ओर बढ़ने लगता है, तो वो पानी भी अग्राह्य बताया है। मतलब कुएं में भी चाहे जो कुआं ऐसा नहीं चलेगा, बहुत सकरा कुआं हो और शेड के अंदर हो जहां पर किरण ही नहीं पहुंचती हो, तो वो अग्राह्य होगा। तो ये सब सावधानियों को ध्यान में रखते हुए पानी के प्रयोग की बात कही है। मतलब पानी में भी कंडीशंस तो कही है, बट पानी जब तक बह रहा है तब तक उसकी शुद्धता बरकरार कही गई है। अब कुएं में बहता हुआ ही पानी तो आता है दीवारों में से, तो जब तक बह रहा था तब तक शुद्ध था, लेकिन कुएं में वो इकट्ठा होने लगता और उठाव नहीं होता तो फिर वो सड़ने की ओर बढ़ने लगता है। इसका मतलब जिसमें ये कंडीशन पाई जाती है बहते रहने की, ऐसे सभी पानी शुद्ध माने गए हैं। और यदि जमीन का पानी अशुद्ध माना ही जाए, अभक्ष माना जाए, तो जैसे वे भी वीडियो में कह ही रहे हैं, तो क्या आ ही करके बैठेंगे क्या, केवल रेन वाटर ही लेंगे क्या मुंह में, जो कि प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो इसीलिए पानी भक्ष्य है, और मूंगफली भी जमीन के अंदर होने पर भी इन कारणों से जो बताया गया है उसकी भक्ष्यता होती है। किसी की भी बातों में आकर हमें अपना सुनहरा धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। नियम सार की 186वीं गाथा को कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। ईसा भावेण पुनः के निंदन्ति सुंदरम अग्गम ते सिं वयनम सोचा भक्तिमा पुनः चिन कुणः चिन्मके। कोई ईर्ष्या भाव से इस सुंदर मार्ग की निंदा करो तो भले ही करो, बट तुम उसकी बातों में आकर इस सुंदर मार्ग से अभक्ति न कर बैठना। और जमीन कन के भक्ष्यता की जो बात किए जा रहे थे वे श्री श्री रविशंकर जी, वो अपनी रसना लोलुपता के पीछे कहे जा रहे थे। कल मैं 1 घंटा, शायद 2 घंटा भी चल सकता है, कल और परसों 2 दिन, क्या मालूम, बड़ा प्रकरण होगा थोड़ा, उसकी अभक्षता का मैं पूर्ण फोकस कल करने ही वाला हूँ। उसकी विशेष चर्चा कल करूंगा। आप में से किसी को कोई प्रश्न होगा तो यू आर वेलकम, बोलिए। जो आप कह रहे थे सोना भक्ष्य, लेकिन जब सोना जमीन के अंदर होगा तो उस पर सूक्ष्म जीव बैठेंगे, और जब मतलब उसको गर्म करते तो उसमें हिंसा तो होती है। हाँ, तो हिंसा तो हम लोग की भी उबालते तो हिंसा तो होगी ही ना, उसमें क्या बात है। बात हिंसा के बिना गृहस्थ थोड़ी रह लेता है, इतनी विरक्ति थोड़ी हुई है उससे। वो तो मुनिराज ही है जो अहिंसा महाव्रती है, लेकिन स्थूल हिंसा का त्यागी हुआ है।
तो इतनी हिंसा नहीं करते जिसमें बहुघात हो और अनंत कायिक का घात हो। समझ में आया? संख्यात असंख्यात स्थावर का घात उससे हो जाता है, उसके प्रति भी वो दिलगीर व्यक्त करता है, बट इतना ग्राह्य है। जैसे अंगूठी भी पहनेगा, कितना भी सोने से लदा रहेगा, तब भी असंख्यात जीवों का ही घात होगा उसमें, तो कोई बड़ी बात नहीं है। गृहस्थ अवस्था में इतना पाप तो होता है, जो बच सकता है वो बचता ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और खाने में भी इतनी जीवों का घात होगा, कोई अनंत जीवों का घात तो नहीं होता। और कोई प्रश्न? मतलब जिस प्रकार पानी गर्म करने के बाद वो शुद्ध होता है, तो उसी प्रकार सोना आदि भी नहीं सोना आदि भी नहीं हो सकता, वो गर्म कर वो भी अच्छित हो जाता है। मेटल भी पिघलने से अच्छित हो जाता है, अच्छित हो जाता है। जैसे जो अंगूठी पहनी वो अच्छित है, टोटली अच्छित। सोना है बिस्किट फॉर्म में, हालांकि वो भी जैसे खदान से जो सोना निकला है तो संख्यात असंख्यात जीवों की राशि। अब जब पिघलाया गया उसको प्यूरिटी करने में तो सब अच्छित ही हो जाता है, उसमें तो कोई शक ही नहीं, अच्छित हो जाता। ठीक है, और कोई प्रश्न? बस।